Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 9, 10 and 11 of exercise 10.1. So, these questions are super easy beta. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में बताया था। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसी भी टर्म का अगर हमें फाइंड करना है तो बस हम लोग उसमें ये देखना होता है कि बस उस टर्म में एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है ना, न्यूमेरिकल मींस नंबर, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है, जो भी नंबर उसके साथ लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाता है। और अगर जैसे कि किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है ए, तो मतलब वहाँ पे 1 होता है। कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई वेरिएबल अकेले लिखा है, मतलब उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, ए 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 हो जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट उस केस में। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ कोफिशिएंट की। तो सिर्फ कोफिशिएंट की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हम लोग को क्वेश्चन में पहली बात ये दिया रहता है, वेरिएबल दिया रहता है कि आपको किस वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करना है। हाँ, जबकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होते हैं वो तो हम लोग सारे टर्म्स के फाइंड करते हैं ना, जितने भी टर्म्स होते हैं सबके लिए फाइंड करते हैं। बट जो खाली कोफिशिएंट अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमेशा ध्यान दिएगा कोफिशिएंट के बाद वेरिएबल का भी नाम लिखा होगा। कोफिशिएंट ऑफ एफ लिखा हुआ है जैसे कि 9th क्वेश्चन में, तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स करने हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा देखना होगा कि कौन से टर्म में सिर्फ और सिर्फ एफ है ना, मतलब कि कोई और वेरिएबल हो सकता है लेकिन मतलब एफ प्रेजेंट है। कौन कौन से टर्म्स में एफ प्रेजेंट है। एफ देखिए अलग चीज़ है और एफ स्क्वायर अलग है, ठीक है बेटा। एफ स्क्वायर में 2 बार एफ आ गया, आपको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एफ निकालना है। तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ एफ निकालना हो बेटा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो वाले टर्म्स देखेंगे जिनमें कि वेरिएबल एफ प्रेजेंट होना चाहिए। कोई और वेरिएबल प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट है, नंबर प्रेजेंट है नहीं, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। बस वो टर्म्स देखेंगे जिनमें एफ है, एफ की कोई और पार नहीं होनी चाहिए। एफ टू द पावर 2 हो गया, एफ टू द पावर 3 हो गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें अपना फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में एफ स्क्वायर जी प्लस 3f। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा टर्म है उसमें तो एफ स्क्वायर आ रहा है, तो वो वाला तो हमने पहले ही हटा दिया। दूसरा जो टर्म है उसमें एफ खाली आ रहा है। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है, जिस तरीके से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम लोग क्या लिखते थे, वो नंबर जो कि हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ है। खाली कोफिशिएंट लिखा है मतलब कि वो कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है। अभी आप ये आगे समझेंगे। जैसे कि ए पार्ट तो बहुत ईजी है, इसमें जो वो टर्म जिसमें कि एफ प्रेजेंट है वो है 3f। तो एफ़ के अलावा एफ़ से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है। एफ़ के अलावा जो कुछ है उस टर्म में वो पूरा हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग करते हैं अपना बी पार्ट, तो देखिए अब आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या है इसका असल मीनिंग। तो बी पार्ट में भी हम लोग को क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एफ़ निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि वो टर्म्स देखें जिनमें कि एफ़ प्रेजेंट है। तो एफ़ यहाँ पे भी सिर्फ फर्स्ट टर्म में प्रेजेंट है, तो हम लोग को बाकी टर्म्स को तो इग्नोर ही कर देना है। अब फर्स्ट टर्म में एफ़ के अलावा जो कुछ प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा एफ़ का कोफिशिएंट होगा, है ना। मतलब एफ़ के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है या फिर अगर कोई वेरिएबल भी है मल्टीप्लाई, तो वो भी हमारा एफ़ का कोफिशिएंट होगा। सो बेटा ये एक छोटी सी बात है जो कि आपको लर्न रखनी है। 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, वो टर्म्स ढूंढिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिनमें कि आपका वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है एफ़, जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है ना, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है वो वाला वेरिएबल ढूंढिए। फिर वो टर्म जिसमें कि वो वेरिएबल मौजूद है, उस वेरिएबल की कोई और पार्ट नहीं होनी चाहिए। उस टर्म में से आप उस एफ़ के अलावा, वेरिएबल के अलावा जितने भी बचे, चाहे नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल बचा हो, वो पूरा आपका कोफिशिएंट कहलाता है ना। इस बार सिर्फ आपको अपना वेरिएबल हटा देना है जिसका आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए हमने एफ़ हटा दिया, एफ़ के अलावा कौन है यहाँ पे, -8 और जी दोनों ही मल्टीप्लाई हुए हैं ना एफ़ में, क्योंकि सब साथ में लिखे हुए हैं। तो ये पूरा आपका कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट में थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पे एफ़ है, जी स्क्वायर में एफ़ मल्टीप्लाई हुआ है। सो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, एफ़ के अलावा
इस टर्म में हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर पूरा आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा एफ का। तो समझ में आ रही है ना बात, क्या डिफरेंस है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में और कोफिशिएंट में। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखते थे कौन सा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर देखते थे हर टर्म में, वेरिएबल के अलावा जो नंबर हैं वो। लेकिन कोफिशिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल को हटा देना है। यहाँ पे वेरिएबल है आपका एफ, आपको एफ का कोफिशिएंट निकालना है, उसके अलावा जो कुछ बचा है टर्म में वो पूरा आपका कोफिशिएंट हो गया। फिर इसी तरीके से आप डी पार्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16GH, बस एफ को हटा के बाकी जो कुछ बच रहा है पूरा कोफिशिएंट कहलाता है। और ई पार्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको 2 टर्म्स में एफ दिख रहा है। यस, फर्स्ट टर्म है ये प्लस एफ, इसमें एफ दिख रहा है, और माइनस एफ जी, इसमें एफ दिख रहा है। तो क्या करना है, बस आपको जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपका एफ के अलावा कौन सा नंबर है, कौन सा वेरिएबल है, ढूंढिए। फर्स्ट टर्म में एफ तो अकेला ही लिखा हुआ है खाली, बस प्लस एफ माइनस समथिंग, सो एफ ही है सिर्फ इस टर्म में। तो एफ के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कौन है, 1 है ना। अगर कोई भी नंबर नहीं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो ये इसका मतलब है 1 इंटू एफ है। तो कोई और वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नंबर है 1। फिर इसी तरीके से सेकेंड टर्म में हम लोग को दिख रहा है माइनस एफ जी, तो एफ को हटा देंगे तो माइनस जी बचेगा, तो माइनस जी ऐसा कर देना है। बस ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। जितने टर्म्स में आपका वो वेरिएबल मौजूद है, बस आपको वो सारे टर्म्स देखने हैं, उनमें उस वेरिएबल को हटा के जो कुछ बचा नंबर वेरिएबल वो बस लिख देना है साथ में। That's it. And question number 10, that's going to be super easy. हमने आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना सिखा दिया है। जहाँ पे भी बीच में प्लस या माइनस साइन आता है, वहाँ पे हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं टर्म्स। तो अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा सिर्फ 1 टर्म है, सिर्फ कितने टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 3xy, 3xy, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है ना। यहाँ पे कहीं आपको कोई प्लस माइनस का साइन दिख रहा है, नहीं, कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट हुए, ये पूरा का पूरा आपका एक सिंगल टर्म बन गया, क्योंकि टर्म्स छोटे छोटे टर्म्स में तब ब्रेक होता है जब कहीं पे प्लस माइनस का साइन होता है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3xy में सिर्फ 1 ही टर्म है ना, सिर्फ एक इकलौता यही टर्म है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसका नाम होता है मोनोमियल। तो आप चाहें तो बेटा मोनोमियल को मोनोमियल लिखकर 1 टर्म लिख दें, है ना, जिससे कि आपको इसका मीनिंग याद रहे। चाहे बुक में ही अंडरलाइन करके लिख लें ऊपर, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। इसी तरीके से बायनोमियल, अब जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है 1 माइनस जी, इसमें देखिए कितने टर्म्स आ रहे हैं, एक ये टर्म एक ये टर्म है ना, क्योंकि बीच में माइनस साइन, आपको टर्म फाइंड करने के लिए सिर्फ बीच के प्लस माइनस साइंस पे फोकस करना होता है। बीच में माइनस साइन का आ रहा है तो हमारा ये एक टर्म में ब्रेक हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो 2 टर्म्स हो गए, तो उसे कहते हैं बायनोमियल। इसी तरह 3 टर्म्स अगर हो गए, जैसे कि मैंने यहाँ 3xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2z, तो देखिए कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, एक ये प्लस एक ये माइनस, तो बस ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स हैं तो क्वाड्रिनोमियल। सो यू डू वन थिंग, आप इन सबको अंडरलाइन करके इनके ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स लिख दिए कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं तो इसे क्वाड्रिनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन। सो देखिए हम आपके साथ कुछ कर लेते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है, आपको इसे अपने आप से भी ट्राई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 13y, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, फिर बताइए कि ये कौन है। पॉज करिए वीडियो को, काउंट करिए कितने टर्म्स हैं। टर्म्स कब मिलते हैं, टर्म्स के लिए हमें प्लस माइनस के साइनों पर फोकस करना होता है। जहाँ पर प्लस माइनस है वहाँ पे हमारा न्यू टर्म्स हमारे छोटे छोटे ब्रेक हो रहे हैं। तो 6x एक टर्म है और 13y दूसरा टर्म है, क्योंकि बीच में आ रहा है माइनस साइन, तो इसने ब्रेक कर दिया है 2 अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेशन को। तो टोटल 2 टर्म्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बायनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल, है ना, क्योंकि 4 टर्म्स हैं तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल।
देन सी वाला आप खुद करिए, बहुत इजी हैं। डी भी बहुत इजी है, दोनों बायनॉमियल हैं इनफैक्ट, है ना। सी भी और डी भी, क्योंकि दोनों में सिर्फ टू टर्म्स हैं। इसी तरीके से बेटा ई पार्ट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करना है ना। तो आप बस अपने टर्म्स काउंट करने के लिए प्लस माइनस के साइन पर फोकस करिए। चाहे आपका कुछ फ्रैक्शन में लिखा है, कैसे भी पार्ट्स में लिखा हुआ है, आपको उससे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ना है। आपको तो सिर्फ प्लस माइनस के साइन पे फोकस करना है। तो ये रहा एक माइनस का साइन और ये रहा प्लस का साइन। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, ये यहाँ से शुरू हुआ 1 टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। एंड एफ में तो कहीं प्लस माइनस का साइन ही नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक सिंगल टर्म है, कहीं पे भी बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एक टर्म है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल। फिर जी पार्ट करिए आप, बहुत इजी है ये। ना 11th क्वेश्चन जो है वो भी सुपर इजी है। जैसे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले लाइक फ्रैक्शन होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं ना, वैसे ही पॉलिनोमियल में भी, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपके क्या है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म। लाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3z और एक दूसरा टर्म लिख देते हैं -4z और 7y और 13z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन कौन से टर्म्स के पास सेम वेरिएबल पार्ट है, बेटा नंबर हो ना हो, पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी हम लोग लाइक टर्म अनलाइक टर्म बेटा करेंगे तो हम लोगों को क्या देखना होगा, हम लोगों को वेरिएबल देखना होता है। लाइक टर्म मतलब सेम वेरिएबल हैं टर्म्स में, तो उनको लाइक टर्म कह देंगे। तो इसमें z है, इसमें z है, पर इसमें तो y है और इसमें भी z है। तो कितने टर्म्स में हमारे सेम वेरिएबल दिख रहा है, इन तीन टर्म्स में 3z -4z और 13z। तो ये तीनों हमारे लाइक टर्म कहलाएंगे। समझ में आ गई ना बात। पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर सपोज अगर यहाँ पे 2 होता पार में, 2 हो जाता अगर पार में, तो क्या ये लाइक टर्म रहता, नो, ये भी अनलाइक हो जाता। मतलब सिर्फ हमारे यही दो बचते सेम है ना, सेम वेरिएबल। तो मतलब पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए। उसके अलावा कोई और वेरिएबल अगर जैसे कि यहाँ लिख दिया, अगर y लिख दिया साथ में मल्टीप्लाई करके, x लिख दिया साथ में मल्टीप्लाई करके, तो वो भी फिर अनलाइक हो जाएंगे, है ना। तो लाइक टर्म होने के लिए पूरा का पूरा वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पार भी सेम होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, बहुत ईजी है ये। और अब एक बात आई, जैसा कि आप देखेंगे बी पार्ट में, तो बी पार्ट में आपके पास सिर्फ 2 कांस्टेंट ही लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है 16 और दूसरा लिखा हुआ है 10,000। तो अब देखिए, अब कांस्टेंट्स में तो हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं होता है ना, तो सेम वेरिएबल कैसे ढूंढें। तो जो बेटा कांस्टेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट्स के ही साथ लाइक टर्म्स होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैंने लिखे नंबर 3 लिखा, मैंने 40z² लिखा, 40z², और एक और टर्म लिखा, सपोज हमने लिखा -15। तो इनमें से कौन कौन लाइक टर्म है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो कि अकेले होते हैं, जिनके पास कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हुआ होता है, तो वो आपस में लाइक टर्म होते हैं ना। क्योंकि लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल पार्ट पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। तो इसमें भी वेरिएबल पार्ट नहीं है और इसमें भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं। नाउ आई होप बेटा आप लोग बाकी सारे पार्ट्स भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेट्स डू द ए पार्ट। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल पार्ट देखना है, नंबर पे कोई फोकस करना ही नहीं है ना। लाइक टर्म अनलाइक टर्म के लिए, सबके लिए देखिए आपको न्यू चीज़ें सीखनी है, याद रखनी है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म हम लोग कैसे बताते हैं, वेरिएबल देख के बताते हैं। तो सिर्फ वेरिएबल देखिए अपने टर्म्स में, इसके पास y, इसके पास z है, तो ये लाइक टर्म कैसे हो सकता है, ये है अनलाइक टर्म u, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो ये लाइक टर्म है l। अरे फिर सी पार्ट में है -30x -30y। अब क्या करते हैं बेटा, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो अगर सेम नंबर है तो वो कह देते हैं लाइक टर्म। नो बेटा, जबकि हमें नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, नंबर सेम हो डिफरेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ वेरिएबल देखना है, इधर x है इधर y है, तो वेरिएबल अलग अलग है, तो ये कैसे लाइक हो जाते हैं, कैसे लाइक हो सकते हैं, ये भी है अनलाइक। यहाँ पे देखिए
देखिए एम स्क्वायर इधर वेरिएबल, इधर भी एम स्क्वायर है, पूरा का पूरा सेम टू सेम है, नंबर से कोई मतलब नहीं होता हम लोगों को। हाँ तो देखिए मतलब कोफिशिएंट कुछ भी हो, 1/2 है फर्स्ट टर्म में, 3.4 है सेकेंड टर्म में, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा सेम है तो इसीलिए ये भी लाइक टर्म। इसी तरीके से चलिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी वाला बताती हूँ एंड देन विल वाइंड अप। सो जैसे कि एफ पार्ट है, तो एफ पार्ट में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ पे भी है पी क्यू और यहाँ पे है क्यू पी। कोई फ़र्क पड़ता है क्या, चाहे हम लोग 2 × 3 करें या हम लोग 3 × 2 करें, बात तो सेम ही होती है ना, सेम आंसर होते हैं दोनों के। तो इसीलिए चाहे पी क्यू लिखा है या क्यू पी लिखा है, देखिए वेरिएबल्स तो सेम है ना, एक पी एक क्यू है ना दोनों तरफ, तो इसीलिए लाइक टर्म। ऑर्डर से नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी में कौन सा पहले लिखा है, बस होने चाहिए प्रेजेंट। जी पार्ट में देखें तो फर्स्ट टर्म में है ए बी और सेकेंड टर्म में है ए बी स्क्वायर, तो अनलाइक हो गया ना, पूरा का पूरा वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी और उसकी पार भी। तो ए तो सेम है लेकिन बी इधर है और इधर बी स्क्वायर हो गया, तो अनलाइक हो गए ना, पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक वेरिएबल सेम है तो हमारा हो जाएगा ए सेम था तो हो जाएगा लाइक, नो बेटा। सारे पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा, सुपर इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।